जागरण न्यू मीडिया जागरण समूह की परंपरा को कायम रखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मेरा पावर वोट नॉलेज सीरीज शुरू कर रहा है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जागरण प्राइम टीम की इस खास पेशकश में हमारे जीवन से जुड़े 5 बुनियादी विषयों स्वास्थ्य, शिक्षा, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। इनमें हम डेटा ड्रिवन रिसर्च के जरिए आजादी से अब तक इन क्षेत्रों की विकास यात्रा बताएंगे। साथ ही विशेषज्ञों के साथ मिलकर भविष्य की चुनौतियां और उनका समाधान भी तलाशने का प्रयास करेंगे। इस पेशकश का मकसद आपको एम्पावर करना है ताकि आप मतदान करते समय सही फैसला ले सकें। सेहत हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस नॉलेज सीरीज की शुरुआत भी हम स्वास्थ्य पर चर्चा करके ही करेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर इंदु बंसल, ग्रुप डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट पारस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। रूरल और अर्बन इंडिया की बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्रॉनिक डिजीज़ेस होते हैं या केसेस होते हैं, क्रॉनिक केसेस, जिनके लिए इमीडिएटली शहरों का रुख करना पड़ता है। ऐसे में कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी उतना ही सशक्त करना ताकि ऐसे इमरजेंसी केसेस के लिए ग्रामीण भारत भी उतना ही इक्वली प्रिपेयर्ड रहे। देखिए, आज अगर हम देखें तो हमारा एज ए सेड कि हेल्थ केयर बहुत इम्प्रूव हुआ है। हम लोग बहुत सारे बायोसिमिलर्स बनाने लगे हैं, वैक्सीनेशंस करने लगे हैं, बट एक मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी एक रूरल और अर्बन डिवाइड हमारे इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में दिखता है। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि 5 मेजर इश्यूज़ हैं। जैसे वन इज़ एक्सेस टू नॉलेज, अवेयरनेस। ग्रामीण लोगों में अभी भी अगर हम देखें तो 11% सिर्फ लड़कियों को सैनिटेशन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस है या डायबिटीज़ को रिलेटेड अवेयरनेस है, वो अभी भी रूरल वर्सेस अर्बन में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो एक तरफ हमारे पास बहुत हाई क्लास स्टील एंड मतलब ग्लास डोर्स में बहुत फैंसी हॉस्पिटल्स हैं, और एक तरफ प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी भी लोगों को नहीं मिलती जहाँ पर उनको बहुत बेसिक केयर मिल सके। अवेयरनेस का इशू है, एक्सेस नहीं है टू द हेल्थ केयर। मीन्स अभी भी बहुत पुअर पेशेंट अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा पाता है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 37% लोग ही इंडिया में उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, एज़ कम्पेयर टू 50% और मोर, या बहुत सारे कंट्रीज़ में टोटल ट्रीटमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय हेल्थ इंश्योरेंस। वो एक हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ आज भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करती हैं, दे डोंट हैव हेल्थ केयर इंश्योरेंस। इसकी वजह से वो लोग अपनी बीमारी को नेग्लेक्ट करते रहते हैं एंड दे रीच टू द हॉस्पिटल जब डिसीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी होती है। और एक और चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हमारे पास बहुत हाई क्लास हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, बट छोटे हॉस्पिटल्स में बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक टॉयलेट नहीं है, वार्ड्स नहीं है, बेड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, जिसकी वजह से इक्विपमेंट होते हुए भी यूज़ नहीं हो पा रहा है। ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं। और एक और जिस चीज़ पे हमको काम करने की ज़रूरत है, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। कि जो लोग जो भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में अगर काम हो रहा है या प्राइवेट सेटअप में अगर कुछ है और पब्लिक सेटअप में है, सो पीपल शुड बी अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। अगर अकाउंटेबिलिटी भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो आई थिंक इंडिया एक बहुत अच्छे रूप में हेल्थ केयर, इट्स इमर्जिंग एज अ हेल्थ केयर कैपिटल अराउंड द वर्ल्ड एंड वी आर गिविंग हाई क्लास ट्रीटमेंट्स, बट वी हैव टू ब्रिज दिस अर्बन रूरल डिवाइड एंड पब्लिक प्राइवेट डिवाइड। उसको हमको ब्रिज करना होगा so that we can reach with robotic technology even in the remotest village. And we have to do more of awareness programs like cancer screenings, cancer awareness, diabetes, nutrition, malnutrition, vaccination. इस तरह के हमको आप लोग जागरण न्यू मीडिया से हैं तो आप लोग ऐसे कैंपेन्स कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में स्लोगन्स हमको और ज़्यादा बनाने चाहिए। आई राइट पोएट्री इन हिंदी टू एजुकेट पीपल अबाउट कैंसर। तो हमारा जितना भी सोशल मीडिया है उसमें मोस्टली इंफॉर्मेशन इंग्लिश में है, पैम्फलेट्स हमारे सब इंग्लिश में होते हैं, तो वी शुड फोकस मोर
ऑन प्रोवाइडिंग रीजनल लैंग्वेज पैम्फलेट्स, जिससे कि लोगों तक, आम जनता तक वो सारी जानकारी पहुंच सके। तभी जो गवर्नमेंट की इतनी हेल्थ स्कीम्स हैं उनका भी लोग फ़ायदा उठा पाएंगे। आधे लोगों को ये भी नहीं पता है कि इस तरह की कोई स्कीम्स भी हैं हमारे पास। सो आई थिंक एजुकेशन पे हमको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ डिसीज़, बट हाउ टू प्रिवेंट देम, which facilities to avail, how to avail and where to avail. So तब हम इंडिया को बहुत हेल्दी भारत बना पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर इंदु, आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये पूरा इशू है उसको समझा दिया आपने कि इसमें लैंग्वेज का भी आपने एक अहम रोल बताया है कि अगर लैंग्वेज एजुकेशन के साथ साथ अगर हम लैंग्वेज, खासकर आपने बोला कि हिंदी में अगर हम स्लोगन्स लिखना शुरू कर दें तो हम लोग जो मैसेस के साथ हैं, जनता के साथ हैं, आम लोगों के साथ हैं, वो कनेक्शन बेटर बना पाएंगे। तो ये तो हो गया एक विषय। डॉक्टर इंदु, एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि चैलेंजेस, जो चुनौतियों की अगर बात करें तो हमारी बात भी हो रही थी शो से पहले भी, जैसे कि बाकी पैनलिस्ट ने भी बोला कि आजकल भारत में हर घर में कोई ना कोई आपको पेशेंट मिल जाएगा, या तो ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज़ होगा, कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन हो गए हैं, ओबेसिटी तो एक है ही है चुनौती जिससे देश इस वक्त जूझ रहा है, कैंसर हो गया। तो ये सब जो केसेस हैं, खासकर युवाओं में जो यंगर लॉट है हमारे कंट्री का, तो उनके लिए ये आगे का रोड मैप क्या है हेल्थ को लेकर के? आप कितनी बड़ी चुनौतियां इस चीज़ को लेकर के मानती हैं? देखिए, ये एक बहुत चिंताजनक विषय है, बिकॉज आई थिंक मुझे इसमें ऐसा लगता है कि दो मेन कारण हैं जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, दे आर कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम्स और कैंसर। और इन दोनों के पीछे अगर कॉमन कारण अगर हम देखें तो टोबैको कंजम्पशन एंड अल्कोहल एंड ओबेसिटी, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों बीमारियों के लिए कारण बनते हैं। और एक और कारण जो है वो है स्ट्रेस, और इन सब की वजह से हम लोग पहले कभी भी बहुत यंग लोगों में हार्ट अटैक्स नहीं देखते थे, बट नाउ आई एम सीइंग अ ट्रांजिशन। मेरे पास बिटवीन 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के जो कैंसर्स का इंसिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। टीनेज एंड यंग एडल्ट कैंसर्स मींस बिटवीन 15 to 40 ईयर्स ऑफ एज, वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। जो कैंसर्स हम लोग 50 के बाद देखते थे वो अब धीरे धीरे बहुत यंग लोगों में देखने को आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, सो टोबैको है, अल्कोहल है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, सो पीपल आर नॉट एक्सरसाइजिंग वेरी मच, बहुत तला हुआ खाना खाते हैं, दे आर बिकमिंग काउच पोटैटोज, एंड ड्रग एडिक्शन, ये बहुत सारे इश्यूज हैं। और दूसरा एक और, आई थिंक मेंटल स्ट्रेस लेवल टू गेट अ लॉट ऑफ मनी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, टू गेट फेमस without doing anything, social media addiction. So इन सब की वजह से जो घरों में लोगों में अपनापन होता था वो कम होता जा रहा है, because people are spending more and more time on social media. उन सब की वजह से neck issues, आपको frozen shoulders, posture related issues, ये सब issues भी बहुत ज़्यादा यंग लोगों में हम देख रहे हैं। तो और अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक कदम पे जिस पे बात करने की ज़रूरत है कि देयर इज़ नो स्पेशल प्रोविज़न फॉर हेल्थ केयर, स्पेशली फॉर यूथ। हमारे किसी भी हॉस्पिटल में यूथ के लिए कोई अलग वार्ड्स नहीं होते हैं, या और एडल्ट सीनियर लोगों के लिए आप लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हो, बट फॉर यंग पीपल रूटीन स्क्रीनिंग्स नहीं होती हैं। सो इसलिए उनके डिसीज़ेज़ भी थोड़ा लेट डायग्नोज होती हैं। और ये वाला जो एज ग्रुप है ये रिप्रोडक्टिव भी एज ग्रुप है और प्रोडक्टिव एज ग्रुप भी है, बिकॉज दीज पीपल, ये लोग अपना करियर बना रहे होते हैं, दे आर टुवर्ड्स देयर फैमिली लाइन, दे आर बियरिंग चिल्ड्रन। तो इन सब के ट्रीटमेंट्स की वजह से इनफर्टिलिटी इश्यूज़ और उन सब की वजह से मैट्रिमोनियल इश्यूज़, ये सब बहुत बढ़ रहे हैं। और इन लोगों के ऊपर अपने करियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने पेरेंट्स की भी होती है, एंड टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन ऑल्सो। सो आई थिंक वी हैव टू डू समथिंग कंक्रीट to take care of these youth, because they are the future of our India and they are the most productive age group. So we should do special focus on this age group definitely. हमारे साथ इस विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान हैं, डॉक्टर नवीन ठाकुर, प्रेसिडेंट हैं द इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन।
आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। क्यों अचानक पिछले कुछ सालों में जो युवा हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे फिर वो अर्बन भारत का हो, शहरी हो युवा, उनमें ये तनाव की जो परिस्थिति है वो बहुत जल्दी डेवलप हो रही हैं, बहुत वल्नरेबल हैं। स्कूल के बच्चे हों, छात्र हों, छात्राएं हों, कोटा में आए दिन हमें कुछ ना कुछ नई ऐसे समाचार देखने को मिलते हैं। ये पहलू कितना चैलेंजिंग है और इसके लिए क्या प्रयास किए जाने, उचित प्रयास किए जाने ज़रूरी हैं? ये देखिए, ये तो बहुत जरूरी पहलू है और इस पे इनके कारण है कि वो जो युवा पीढ़ी है वो अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रेस वाला है, कॉम्पिटिटिव होता है। हर आदमी को स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है, मेहनत करनी पड़ती है, जो अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो बहुत स्ट्रेस वाला होता है। फिर उसके बाद जैसे ही जॉब होता है तो उसमें अपने आप को करने का, तो इस तरह के मतलब स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल, खाना पीना, हर चीज उनका इतना चेंज हो गया है कि इसके कारण काफी उनके ऊपर प्रेशर होता है। और इनको ये इस एज में ये भी नहीं मालूम होता कि हमको कहाँ जाना है, हमको किससे मिलना है, हमको कहाँ से मदद मिल सकती है। तो काफी सरकार ने सबने काम किया है, लेकिन आपको इंडिया जैसी कंट्री के लिए इनके पूरे जो आप इनको देखें कि इनको एड्रेस करने के लिए बहुत ही मैराथन काम है और बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये सर्विसेज अवेलेबल करानी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी जो हमारी सर्विसेज हैं, जैसे हम वैक्सीन की, एडोलेसेंट की बात करते हैं, तो ये होता है कहाँ लगाएंगे उनको, स्कूल में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। एडोलेसेंट ये जो होते हैं वो जल्दी आते नहीं है ना बच्चों के डॉक्टर के पास, उनको लगता है कि ये तो छोटे बच्चों के डॉक्टर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो वो वहां जाने में भी उनके लिए हमको एक अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सोचूं कि मेरी ओपीडी में एक एडोलेसेंट अपनी कोई काउंसलिंग, अपना प्रॉब्लम लेके आएगा, तो वो नहीं आएगा, उसको लगेगा यहाँ इन सबके साथ मैं क्यों बैठा हुआ हूँ। तो इनके लिए एडोलेसेंट हेल्थ सर्विसेज जो हैं उसको, उसके ऊपर स्पेशल फोकस देके उसको काफी डेवलप करना पड़ेगा और वो बनाना पड़ेगा कि लोग हिचकिचाहट महसूस न करें, क्योंकि उनके प्रश्न होते हैं और उनको जवाब मिलना चाहिए और सही गाइडेंस मिलना चाहिए। नहीं तो फिर वही है, गूगल करेंगे या वो करेंगे, उससे कोई सही गाइडेंस तो मिलेगा नहीं मिलेगी। तो आपने बिल्कुल सही बोला है, ये एक बहुत बड़ा है। अभी कोई स्टडी ही आ रही थी कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्री, कि लेट तक जागना, सवेरे बड़े उठ के फिर भागना, बाहर का फिर कोई खाना पीने का ध्यान नहीं। तो ये लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस जो है वो तो उनको सीखना पड़ेगा। कोपिंग स्किल्स स्कूल से सिखानी पड़ेगी कि इन सब चीजों से कैसे इन ऐसे माहौल में कैसे आप अपने आप को स्ट्रेस कम करके आगे बढ़ सकते हो। और उसके लिए हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की, हर तरह के उसके फोकस की जरूरत है कि उनको मिले, सिखाई जाए स्किल, लाइफ स्टाइल के ऊपर ध्यान हो, ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों का, हेल्दी लिविंग का है, योगा का है, अच्छे खाने का है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा हमको वो करना पड़ेगा। क्योंकि अभी दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको बोला, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ऐसी हो गई हैं कि हर आदमी मतलब इतना वो हो जाता है कि जिसको देखिए वो पैकेट हाथ में लिए ही खा रहा है, थोड़ा सा वो लगा। तो ये सब चीजें सब मिला के काफी बड़ी समस्या है। मैंने बताया आपको कि डायबिटीज आजकल बड़ी छोटी उम्र में देखने मिल जाता है। ओबीस तो ओबेसिटी, मोटापा है, वो तो एक घर घर की कहानी है। अगर आप किसी भी घर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो एक बड़ा वो है, इनएक्टिविटी है। इसके साथ साथ तो डॉक्टर साहब, आंखें भी जिस तरह से बच्चों की बहुत कम उम्र में चश्मे लग रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग साइन है कि हेल्थ किस तरह से डिटीरियोरेट कर रही है। हाँ बिल्कुल, आंखें हैं और दूसरा ये जो गर्दन का है, ये सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज ऑफ द फोन को पूरे समय ऐसे ही, मतलब एक छोटे छोटे इंटरवेंशन है कि फोन कैसे रख के आपको देखना चाहिए, कितना बीच में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये
लेकिन किसी को ये कई लोगों को मालूम नहीं है, कई करते नहीं है। तो जैसे आपने आँख का बोला, जी। तो वो हेल्दी कैसे, आप कैसे उसको बैलेंस कर सकते हो, धीरे धीरे एक तरह से एक मूवमेंट होना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे इस पे जागरूकता लाने की जरूरत है। नहीं तो आंखें, और सबसे ज्यादा मैंने जैसे बताया कि सर्वाइकल सर्वाइकल, का इशू। जी। वो इतने ज्यादा इशू हो रहे हैं जिसको भी बोलो, और उसका कारण सबसे बड़ा वही है कि लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहना। तो कैसे लाइफ में बैलेंस करना है, वर्क और अपना, उसके लिए कैसे अपने पे ध्यान देना है, उस पे जितना भी काम किया जाए। और ऐसा नहीं है, भारतवर्ष के पास आंसर्स हैं। हमको दूसरी जगह जैसा ऐसा नहीं है कि हमारे पास आंसर्स नहीं है। हमारे पास उसके उसके सल्यूशन है, आंसर है, और करते भी हैं लोग। पर उसको ज्यादा से ज्यादा हम कैसे कर सकें, वो देखना चाहिए। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। मैं स्वागत करूंगी डॉक्टर अनिल गोयल, जो कि नेशनल कन्वीनर ऑर्गन डोनेशन IMA और फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। और हमारे साथ हैं डॉक्टर VK मोंगा, प्रेजेंट कन्वीनर IMA और फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, तो योगा का भी कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर कंट्रीब्यूशन हेल्थ सेक्टर को लेकर के है, जहाँ पे इतना जागरूकता फैल गई है योगा को लेकर के कि डेली एक रूटीन में आ गया है योगा। ये कितना बड़ा, इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं आम आदमी, आम भारत के नागरिक में के स्वास्थ्य को चेंज करने में, परिवर्तन लाने में? योग का डेफिनेशन है कि जोड़ना, और जोड़ना किसको? मानसिक को, अपने मानस को, शरीर को, आत्मा को जोड़ने को योग कहते हैं। और WHO की डेफिनेशन क्या है हेल्थ की? ये भी यही है। द हेल्थ इज फिजिकल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग। तो जब आप योगा करते हो तो इस चारों चीज़ें, वन इज़ फिजिकल एक्सरसाइज, अदर इज आप भजन करते हो, कुछ पूजा करते हो, कुछ साथ में आपके एक्सटेंशन एक्सरसाइज करते हो, और इस सब के साथ प्रकृति के बारे में सोचते हो। तो योगा ने एक, आप पूरे के पूरे पार्क्स में देखिए आज पूरे के पूरे सुबह 6 से 7 बजे मैं देखता हूँ कितने युवा, कितने मिडिल क्लास लोग, सारे के सारे सुबह पार्क में मिलते हैं आज 6 से 7 बजे। और रूरल एरिया में तो पहले से ही था, जो उनकी रूरल, चाहे उनके रूरल गेम्स हों या सुबह 6 बजे उनका, तो योगा सबसे, आपको स्वस्थ रहना है तो योगा करना होगा। इसके साथ साथ डॉक्टर मोंगा, आपको क्या लगता है कि वैश्विक गुरु भारत की जब बात होती है, योगा का प्रोजेक्शन इंटरनेशनल योग डे 21 जून को कितना बड़ा अहम रोल एक ग्लोबल लेवल पे भारत का रहा है हेल्थ को ड्राइव करने में? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर UN के अंदर जाके एक प्रपोजल रखते हैं, और उस प्रपोजल के ऊपर वर्कअप होता है, एंड एवरीबॉडी सेज कि ठीक है जी 21 जून को हम सारे संसार के अंदर करेंगे। और आज की तारीख में करीब 180 देशों में 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, जिसमें कि हर व्यक्ति, आप कभी कभी देखा होगा अपने विजुअल्स के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK या प्रेसिडेंट ऑफ USA, वो भी उस योगा एक्सरसाइज के अंदर वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि पूरे विश्व के अंदर इस बात की मान्यता है कि जो भारत की देन है विश्व को ऑन दिस होलिस्टिक इशू ऑफ हेल्थ, जिसके अंदर डॉक्टर गोयल ने कहा कि आप दिमाग और शरीर को आप सम्मिलित करके अंदर, इसके अंदर से, एंड डेफिनेटली योगा इज ए पेनेशिया। अगर आप योगा को अपनाएं तरीके से, तो आपकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात हमने बीच में शुरू की थी, आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी, दिमाग, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को हम एकदम, मतलब धीरे धीरे आप देखें गायब हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए एक डेफिनेट प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा हर व्यक्ति को। और लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि देश के अंदर एक जागरूकता आई है, और हर व्यक्ति चाहता है कि योगा करे और स्वस्थ रहे। योगा एक हमारे देश के लिए भी एक सॉफ्ट पावर की तरह विकसित हुआ है। देश को विश्व गुरु स्थापित करने में, ये देखिएगा, ये योगा का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आज पूरे विश्व में योगा की मान्यता है। जैसे मोंगा साहब ने कहा 21 जून 2014 को ये शुरू हुआ, आज लाखों लोग 21 जून को उससे जुड़ते हैं। इससे सॉफ्ट पावर ऑफ द कंट्री, ये इकोनॉमिक्स से बेहतर है। ये मान लीजिए आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो लेकिन योगा जब वर्ल्ड के हर कंट्री में जाएगा, 180 में आ जाए, तो आप सोचिए हमारी कितनी स्किल्ड मैन पावर जाएगी। तो दिस इज बिकमिंग ए सॉफ्ट पावर, एंड ये एक डायरेक्शन है विश्व गुरु बनाने की दिशा में देश को।
एक और बात कि जिस तरह से भारत एक हेल्थ टूरिज्म का हब बनता जा रहा है, डॉक्टर मूंगा, क्या रीज़न है? सस्ता इलाज, गुड सर्विसेज, एक्सीलेंट ट्रीटमेंट, क्या चीज़ ऐसी है कि जो लोग बाहर से आकर के भारत में अपना इलाज करवाना चाहते हैं? डेफिनेटली आपने 3 चीज़ें तो बताई हैं, और ओवर द ईयर्स ये एकदम नहीं हुआ। पिछले करीब 15-20 सालों से जो सबसे पहली बात है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर इतना ज़बरदस्त हो गया है। आप हर चीज़ जो भी आज इन्वेंट होती है, मान लो जर्मनी के अंदर है, यूएस के अंदर, विद इन ए फ्यू मंथ्स, पहले होता था 10-10 साल लग जाते थे कि पहली एमआरआई मशीन अमेरिका में अगर आ जाई है तो 10 साल बाद इंडिया में आती थी, लेकिन आज 6 महीने बाद इंडिया में वही इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो मैंने देखा विदेशों के अंदर लोगों को टाइम लेना पड़ता है, लोगों को लंबी लंबी डेट्स मिलती हैं। इवन एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए वहाँ पर 15-15, 20-20 दिन का टाइम लगता है। यहाँ पर आपको सेम डे अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर मिलते हैं, सीटी स्कैन के डॉक्टर मिलते हैं, यू आर एबल टू डू इट। तो जो ये डेवलपमेंट है, जो इन स्पाइट ऑफ सच ए बिग पॉपुलेशन हमारे जो हॉस्पिटल्स एंड सेंटर्स हैं वो कैटर कर पा रहे हैं, तो उन्हीं को देखते हुए एंड एट व्हाट कॉस्ट, उनके हिसाब से इट इज़ ओनली अराउंड 25%। उन 25% में लोग आ भी जाते हैं, इलाज भी करा लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिल लेते हैं और चले भी जाते हैं। और कम से कम 100 देशों के लोग इस वक्त भारत के अंदर, चाहे एक टूरिज्म के नाते या एक उसको मेडिकल टूरिज्म या हॉस्पिटल वाली बात करो, वो आ रहे हैं। और हजारों की संख्या में प्रति वर्ष, बड़े बड़े सेंटर्स के अंदर तो संख्या बहुत ज़्यादा है, प्रति वर्ष आते हैं, इलाज कराते हैं और वापस चले जाते हैं। इससे विन विन सिचुएशन फॉर द पेशेंट एज वेल एज हॉस्पिटल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया आल्सो। एक तो फॉरेन करेंसी के नाते, और दूसरा उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएं, और वही आपको जो एक विश्वगुरु बनाने के लिए आई थिंक बहुत बड़ी बात है। ऐसे हमको जैसे हिंदुस्तानी को ज़रूरत है, ऐसे उनको भी ज़रूरत है। क्वालिटी हेल्थ केयर, हाईटेक हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एक्सेसिबल हेल्थ केयर। आज आपको एक ऑर्थो का अगर TKR कराना है, नी ट्रांसप्लांट कराना है, तो 6 महीने से 1 साल की वेटिंग लिस्ट है। यूके के नेशनल, इसी तरह अमेरिका में एक यूरोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन लेना है तो आपको 3 महीने हो सकता है, लगता है। यहाँ तो आप वॉक इन कर सकते हैं। तो इसीलिए अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है, इसलिए ये लोग आ रहे हैं। अभी ज़्यादा जैसे मिडिल ईस्ट का और इधर का, साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ सदर्न का है, लेकिन अब बहुत सारा यूरोप का भी लोग और यूरोप अमेरिकन्स भी हिंदुस्तान में आगे आने वाले समय में आने वाले हैं, ये हम लोगों का पूरा विश्वास है। अच्छा, बाहर के या अब्रॉड की हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भारत में इम्प्लीमेंट करने की प्रेजेंट सिचुएशन में ज़रूरत है? मेरे ख्याल है हमको ना रिसर्च में थोड़ा बढ़ावा देना पड़ेगा। जो आपने कहा, मान लो आज मैं MRI एक यूज़ करता हूँ या CT स्कैन यूज़ करता हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब मेरे को वो सीमेंस की और जर्मनी की मशीनें यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हमको जितना डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है उसमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हमको अपने यहाँ का एविडेंस मेडिसिन को और रोबस्ट सिस्टम रिसर्च को रोबस्ट करना पड़ेगा। नाउ इफ़ आई से कि एज पर अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन प्रोटोकॉल, ये अच्छा नहीं, ये हमको करना पड़ेगा एज पर इंडियन न्यूरोलॉजी एसोसिएशन प्रोटोकॉल। बट उसके लिए रिसर्च की फैसिलिटीज़, उसमें रिसर्च में और पैसा लगाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, रिसर्च में और इनोवेशंस में। और मेडिकल इक्विपमेंट, जो क्वालिटी मेडिकल इक्विपमेंट बनाना है, जो क्वालिटी डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट बनाना है, उसमें ज़्यादा रिसर्च होकर ज़्यादा पैसा लगाकर हमको यहाँ करना पड़ेगा। ये हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किया है कि आज यहाँ से देश से एक्सपोर्ट होती है यहाँ की क्वालिटी मेडिसिन। और लेकिन अभी भी हम लोग जो क्वालिटी डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की रेफरेंस दे रहे हैं, उस क्षेत्र में थोड़ा और रिसर्च और इनोवेशंस में और होगा तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में विश्व गुरु इस क्षेत्र में भी होंगे आत्मनिर्भर होने के बाद। आई बिलीव कोविड हैज़ बीन ए चैलेंज फॉर अस, और कोविड को भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया और एग्जीक्यूट किया। आप देखिए कि RT-PCR टेस्ट इंडिया के अंदर केवल एक जगह पे होता था, आज हजारों जगह पर RT-PCR टेस्ट हो रहा है। PPE किट हम इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब उस वक्त का आप देखें कि कितना ट्रेजिक सीन होता था जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जब आपको ये नहीं मिल रहा। उस चैलेंज को इतने अच्छे तरीके से सरकारों ने
इसके ऊपर वर्कआउट किया है कि आज की तारीख में हर चीज़ के अंदर हम आत्मनिर्भर बनते चले जा रहे हैं। चाहे दवाइयों की बात डॉक्टर गोयल ने करी, चाहे आप इक्विपमेंट की बात करें, हाँ डेफिनेटली रिसर्च के ऊपर हमें अपने प्रोटोकॉल जो हैं और बनाने पड़ेंगे, सुदृढ़ करने पड़ेंगे। इनोवेटिव रिसर्च, अपनी इंडियन सिस्टम की रिसर्च जो है इसको और ज़्यादा बनाकर हमें प्रमोट करना पड़ेगा, सो दैट एवरीबॉडी नोज इन द वर्ल्ड कि भाई ये इंडिया के अंदर जो इंडिया वाले लोग कह रहे हैं, इंडिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं, वो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है, फाइनल है। एक बात याद आ गई कि पैंडेमिक एक ऐसा दौर था, 2020 और 2021 का एक ऐसा दौर था जिसमें ये कहना गलत नहीं होगा भारत के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, कि एडवर्सिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। एक ऐसी एडवर्स सिचुएशन हमारे सामने एक चुनौती खड़ी हुई कि हमारे पास ऑप्शन था, या तो केव इन कर जाते या तो हम अफ्लोट रहते। तो अफ्लोट रहने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए चाहे पीपीई किट्स हों, चाहे वैक्सीन्स हों, उनमें इतना काम किया गया कि इस वक्त हम लोग लीड कर रहे हैं, भारत लीड कर रहा है। एम्स की बात शुरुआत में की थी डॉक्टर गोयल मैंने। 23 एम्स इस वक्त हैं भारत में, जिनमें से 19 फंक्शनल है। मैं बिलासपुर एम्स में जब गई थी, लास्ट ईयर की बात है, तो एक खास बात जब मैंने वहाँ के लोगों से बात करी कि दूर दराज के जो इलाके हैं, गाँव के जो इलाके हैं, वहाँ से लोग आ करके अपना ट्रीटमेंट कराए, तो बहुत भावुक होकर के ये बात उन्होंने शेयर की कि पहले इलाज के लिए या तो हम चंडीगढ़ जाते थे, बहुत वक्त लगता था, या तो हम दिल्ली आते थे। बिलासपुर में एम्स आने के सबसे बड़ा जो एडवांटेज रहा है उनको कि एक्सेसिबल हेल्थ केयर हो गई है। और इसके साथ साथ जो आपने बात कही थी, रोपवेज हो गए, रोड्स हो गए, वो भी जो नेटवर्क है वो बढ़ा है कि ईजी कम्यूटेशन हो जाए आम जनता का। ये एम्स, जो नंबर ऑफ एम्स खुले हैं, ये खासकर रूरल पॉपुलेशन के लिए, अर्बन के लिए मैं अभी नहीं बात करूँगी, रूरल पॉपुलेशन के लिए कितना कारगर साबित होने वाले हैं आने वाले वक्त में। आप उस वक्त को याद करिए जब उसको 1 दिन लग जाएगा हॉस्पिटल पहुंचने में, मेडिकल कॉलेज में, अब वो घंटों में पहुंच सकता है। माने हार्ट का पेशेंट हो, उसका तो कोलैप्स हो जाएगा। आप डिलीवरी का बिल्कुल, आप हार्ट, कोई भी इमरजेंसी की बात इमरजेंसी कर केस लीजिए, एनी इमरजेंसी, ट्रॉमा हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, यूरिन रुक गया, लिवर गड़बड़ हो गया। अब मैं तो फीवर की भी बात करता हूँ, जो फीवर है वहाँ के लोकल, उसके आरएमपी से नहीं ट्रीट हुआ, लोकल डॉक्टर से नहीं ट्रीट हुआ, द पेशेंट हैज़ टू बी शिफ्टेड टू सेंटर हु कैन ट्रीट दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स। वो कम हुआ ना, दूरी कम हुई, दूरी कम हुई जो अपने रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कारण दूरी। और फिर जहाँ मान लीजिए दूरी कम के अलावा अस्पताल जहाँ चाहिए वहाँ बन रहे हैं। आप बिलासपुर की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ मणिपुर में मेडिकल कॉलेज है, बिल्कुल, अरुणाचल में बन रहा, आसाम के दूर दराज के इलाके में, मेघालय में, आप वहाँ की बात करिए। बिल्कुल, क्योंकि मेरा खुद का वहाँ जाना हुआ डॉक्टर साहब, तो इस वजह से मैंने वहाँ की परेशानियां समझी कि एम्स खुलने से पहले वहाँ पे जो गांव के लोग हैं, या जो कट ऑफ हो जाता था स्नो की वजह से, बर्फबारी की वजह से जो एरिया, उनको क्या मुश्किलें थी। और अब एम्स आने के बाद से पहली बात है रूट भी बना, और दूसरी बात है आपको हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड हुई। तो वो चीज़ मुझे एक फर्स्ट हैंड एक इन्फॉर्मेशन मिली वहाँ पे। जैसे आपने एम्स बोला तो मेडिकल कॉलेज भी उसी लेवल के बन रहे हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको मेडिकल कॉलेज में, जितने आप ये मेडिकल कॉलेज बड़े हैं 350 करीब, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करके वो हाईटेक केयर दी जा रही है, जो एक मेडिकल कॉलेज में सुविधा होनी चाहिए, मतलब स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए, सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो हो रहा है। तो इसका मतलब क्वालिटी हेल्थ केयर बढ़ी है, नॉट ओनली द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बट देन दे हैव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, उसमें पैसा लगा रही है सरकार। तो इसीलिए आप जितने पैरामीटर्स हैं, चाहे वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी हो, मैटरनल मॉर्टेलिटी हो, या लाइफस्टाइल डिजीजेस के कॉम्प्लिकेशंस के, डायलिसिस की आप मैं बात करता हूँ, आप देखिए डायलिसिस को कितने लाख स्टेप्स है मेरे पास, 22 लाख फ्री डायलिसिस होगी, और होने की आवश्यकता है। लाखों लोग हैं जो किडनी के, जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो ये सारे जो मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो ट्रांसप्लांट भी फिर ये जिले के हेडक्वार्टर में होगा देश के। और वो स्मार्ट सिटी की भी मुझे लगता है कि अब बात करें तो स्मार्ट सिटी का भी मतलब ये है कि हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईटेक हेल्थ केयर हो, हाईटेक एजुकेशन हो, हाईटेक ट्रांसपोर्ट हो, यही है तो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है। तो अगर 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की तो उसमें भी आगे आने वाले समय में ये 70 साल के ऊपर में भी हमारी आयुष्मान स्कीम का लागू होने की बात चल रही है। डॉक्टर मुंगा, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? I wanted to add, जी, आप आज से 10 साल पहले गोरखपुर की पूरी बैच के अंदर जेई जापानीज एंकेफेलाइटिस जो था
हर बच्चे को होता था। और कितनी डेथ्स होती थी, कितने में देखता था कि वहाँ के अस्पताल जो थे बड़े असहाय होते थे, डॉक्टर्स को आप सब टीवी चैनल वाले जा जाकर उनकी फ़ोटो खींचते थे, भेजते थे, और कितनी डेथ होती। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने स्टार्टेड वर्किंग, एम्स और जैसे अस्पताल बने, और भी 3-4 अस्पताल बने वहाँ पर, और वहाँ की सैनिटेशन और वैक्सीनेशन दोनों को इतना सुदृढ़ कर दिया गया कि पिछले मुझे लगता है 5-6 सालों के अंदर शायद आप लोगों को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी वहाँ पर। इट इज़ नॉट ए न्यूज़ एट ऑल, बीमारी है ही नहीं वहाँ पर। तो इसलिए बीमारी को वहीं पर रोकना, उसकी रोकथाम होना, वहीं पर ही उनको फैसिलिटीज़ देना, आई थिंक ये जो एक वर्कअप है ना, दैट्स ब्यूटीफुल। आई विश कि यूपी गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने मिलकर जो वहाँ काम किया, इट इज़ रियली कमेंडेबल। आज हेल्थ के जितने भी पैरामीटर्स थे हेल्थ सेक्टर के, वो हमने स्टूडियो में डिस्कस करे, और बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, बहुत ही सिंप्लीफाइड भाषा में आप तक वो पहलू पहुंचाने का प्रयास किया है हमने, जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझ करके अपने थॉट्स क्लियर कर सकते हैं। थॉट्स क्लियर करने के साथ जब आप अपना मतदान का इस्तेमाल करेंगे तो हमें उम्मीद है कि क्लैरिटी रहेगी आपके माइंड में। इसी के साथ फिलहाल आज इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।